हमारी भूमि में गांव जमाने की कोशिश कर रहा है तो वायुसेना को मैदान में उतारने में हमने कोई संकोच नहीं किया। हाय, तुमने मुझे यहाँ आने को कहा था, ऑलराइट? और हाँ, मैं अपना लॉग बुक भी लाया हूँ। ये एक बहुत खास लॉग बुक है। ये एक बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है। मैं किसी भी दिन, किसी भी समय वापस जा सकता हूँ। हर एक घटना मेरे दिमाग में एकदम शीशे की तरह साफ है। ये मेरा आखिरी मिशन था। मैंने उड़ान भरी, लेकिन मैं वापस नहीं उतरा। लेकिन मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताऊंगा। मेरा स्वागत करने और मुझे आपकी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनने के आमंत्रण के लिए धन्यवाद। यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। दुश्मन की गोलीबारी के बीच उड़ान भरते समय, हमला करते समय कई बार मैंने मौत को अपने आसपास देखा। मुझे 25 साल हो गए हैं, इसलिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। हमने बहुत प्रशंसनीय काम किए, कुछ ऐसे जो बिल्कुल आवश्यक थे। हमने एलओसी को फिर से कब्जे में लिया, कारगिल को फिर से जीता। ये भारतीय वायुसेना के लिए एक गौरवशाली पारी थी और मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी परंपरा और गर्व के साथ आकाश को छूने के अपने सिद्धांत को पूरी तरह से निभाया। एयरफोर्स बेस श्रीनगर, ऊंचाई पर स्थित इंडियन एयरफोर्स का फ्रंटलाइन बेस, कश्मीर और इसकी अशांत सीमाओं की रक्षा करता है। ये उस क्षेत्र की निगरानी करता है जो विश्व के लंबे समय से चलते आ रहे टकराव में से एक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। 25 मई सन 1999 श्रीनगर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर अपने विमानों को रूटीन एक्सरसाइज के दौरान डायरेक्शंस देने में व्यस्त था, जब अचानक एक इमरजेंसी कॉल ने उसके प्रसारण में रुकावट डाल दी। मुझे कॉल आया जो था एओसी एयर कॉमोडोर एमडी खन्ना का। टैंगो टाइगर, मैंने कहा बोलिए सर। उन्होंने कहा सारे एयरक्राफ्ट को रिकॉल कर लो और फिर एक मैसेज ट्रांसमिट करो सारे सीओ और फ्लाइट कमांडर्स को, बेस ऑप्स एट 1630। All aircraft to monitor, recall. All to land back immediately on priority. Request acknowledged. Cobra monitored. Viking monitored. Harpy monitored. Stop, initiate immediate return. सारे एयरक्राफ्ट्स को वापस बुलाने का वो ऑर्डर सबने सुना। Cobra 1, finals. Viking reporting long finals. Cobra 1, clear to land. Viking, clear to land. जैसे ही विमान उतरने लगे, टावर ने एक आखिरी आदेश दिया। सभी ऑफिसर्स को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बेस ऑपरेशंस रूम जाने का। All to monitor, all COs and flight commanders assemble in base ops at 1630 hours. कुछ ही घंटे पहले भारतीय सरकार ने अर्जेंट ऑर्डर्स दिए थे कश्मीर के पहाड़ों में पाकिस्तान के अवैध घुसपैठ के खिलाफ हवाई अभियान शुरू करने के लिए, और जो भारत का है उसे बिना देरी के वापस लेने के लिए। श्रीनगर में इस काम को अंजाम देने के लिए भारतीय वायुसेना के टॉप बॉस को शामिल किया गया, एयर चीफ मार्शल टिपनिस। मैं एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस, पूर्व चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। मेरे पद संभालने के कुछ महीनों के भीतर भारतीय वायुसेना ने 1971 युद्ध के बाद पहली बार ऑपरेशन शुरू किया। सन 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनने के बाद से ही कश्मीर संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। पाकिस्तान 1947 से ही हताश रहा है। वो एक
बड़ा देश चाहते थे, उन्होंने कश्मीर को बल से लेने की कोशिश की, तो मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर वर्तमान तक हर पाकिस्तानी नेता का कश्मीर पर ही ध्यान केंद्रित होता है। सन 1999 से पहले भारत और पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े थे और भारत हर बार विजयी रहा था। पर इस बार मामला अलग था। पाकिस्तान ने अपने युद्ध क्षेत्र को बड़ी सावधानी से चुना। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक साधारण लेकिन क्रूर योजना बनाई। उन्होंने कारगिल पर आक्रमण करना चाहा, नेशनल हाईवे 1 अल्फा को काट देना चाहा और भारत को सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हटने पर मजबूर करना चाहा। सन 1999 की शुरुआत में पाकिस्तानी सैनिकों ने LOC पर भारतीय सेना की खाली चौकियों पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। मुशर्रफ ने जो किया वो पीठ में छुरा घोंपना था और 1999 की गर्मियों में हमारे वापस जाने से पहले ही पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कर चुकी थी और LOC के हमारे इलाकों पर कब्जा कर चुकी थी। मई सन 1999 में जब घुसपैठ का पहला संकेत दिखा तो भारतीय सेना आश्चर्यचकित रह गई। जब हम मई के मध्य में वहां पहुंचे तो हर काफिला आग की चपेट में था। मई की शुरुआत तक पाकिस्तानी सैनिक ऊंचाइयों पर हावी हो रहे थे और उन्होंने लगभग 130 भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था और भारतीय क्षेत्र में लगभग 7 किलोमीटर अंदर घुस आए थे। भारतीय सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्हें बस जल्दी जल्दी भेजा गया और 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया। मई के आखिरी हफ्ते में हमारी सेना को भारी नुकसान हुआ और यहीं पर भारत को समझ आया कि इस दुश्मन को हराने के लिए हवाई ताकत की जरूरत पड़ने वाली है। 25 मई सन 1999 भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय वायुसेना को आदेश दिया, और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है, एक शर्त के साथ कि भारतीय वायुसेना LOC पार नहीं करेगी, जिससे उसकी ऑपरेशनल क्षमताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑपरेशन अगली सुबह शुरू होना था। सेना ने कहा ऑपरेशन तेज हो गए और अगर वायुसेना आवश्यक समर्थन देती है तो हम घुसपैठियों को बेदखल करने में सक्षम होंगे। और फिर मैंने कहा मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है, वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है। 71 के युद्ध के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ऑपरेशन में जा रही थी और हम भाग्यशाली थे जो श्रीनगर में बैठकर इसे अंजाम दे रहे थे। भारतीय वायुसेना ने दुनिया की सबसे ऊंची हवाई लड़ाई के लिए तैयारियां शुरू की। कोड नेम था ऑपरेशन सफेद सागर। हम उन ऊंचाइयों पर लड़ रहे थे जहां सिर्फ स्थायी बर्फ थी और इसलिए ऑपरेशन सफेद सागर, जिसका मतलब था व्हाइट ओशन। अब पूरी दुनिया देख रही थी। 2 परमाणु सशक्त देश युद्ध करने जा रहे थे। भारत हवाई ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। दुनिया दहशत में थी। 26 मई सन 1999 भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन। वो दिन जब लड़ाकू विमानों ने 28 साल के अंतराल के बाद गुस्से में उड़ान भरी। सुबह से ही लड़ाकू विमान और हमलावर हेलीकॉप्टरों ने आसमान में उड़ान भरी, रॉकेट, मिसाइल्स और बम से लैस होकर। श्रीनगर में लोग हैरान थे। मेंटेनेंस, ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरफोर्स की गतिविधि देखकर। पूरी वॉर की योजना अंडरग्राउंड बेस ऑपरेशन सेंटर में बनाई जा रही थी, जहां वायुसेना विशेषज्ञों की टीमें हर एयरवेव और भारतीय हवाई क्षेत्र के हर इंच की निगरानी कर सकती थी। सेना वायुसेना को लक्ष्यों की सटीक लोकेशन दे रही थी। ये एक सहज और संयुक्त ऑपरेशन था। हम ये योजना बनाते हैं कि किन लक्ष्यों पर हमला करना है, उन्हें 3 या 4 अलग अलग स्क्वाड्रनों को सौंपते हैं, उन्हें बताते हैं कि कौन से हथियार ले जाने हैं, कौन सा रास्ता अपनाना है, कहां बम गिराना है और किस रास्ते से वापस आना है। सीमा के उस पार पाकिस्तानी वायुसेना एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी। उसकी स्ट्राइक कोर का आधार थे ताकतवर F-16 विमान। F-16 एक बेहद खतरनाक चुनौती थी जिसे किसी भी हवाई आक्रमण के लिए रोकना आवश्यक था। जो वे शुरू कर सकते थे, भारतीय वायुसेना इसके लिए तैयार थी। हमने युद्ध का आकलन किया कि अगर पूरी पाकिस्तानी वायुसेना इसमें शामिल हो जाए तो क्या होने की संभावना है। तो हमारे पास दक्षिण, पठान रोड, नाल सिंसा में बेस थे। ये सभी उनकी ओर से
पूर्ण घुसपैठ की स्थिति में सक्रिय थे। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक अभेद्य युद्ध कवच तैयार किया। स्ट्राइक फोर्स में शामिल थे MiG-23s, MiG-27s, मिराज, जैगुआर और Mi-17s। MiG-21 लड़ाई में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए फोटोग्राफ ले रहे थे। MiG-29 एस्कॉर्ट और हवाई गश्ती की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। घायलों को निकालने की जिम्मेदारी चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों ने संभाली, जबकि सैनिकों और हथियारों के ट्रांसपोर्ट का काम IL-76 और AN-32s को सौंपा गया। एयरफोर्स के हर संभव प्रयास के बावजूद बेहद कम तापमान और मुश्किल टेरेन एक बाधा बनने वाले थे। ये एक ऐसा युद्ध था जो मानव जाति ने पहले कभी नहीं लड़ा था। हमें बहुत ऊंचाई पर उड़ना था और ऑपरेशन को अंजाम देना था, और ऊंचाई करीब 32,000 फीट की थी। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि ऐसा पहली बार था एयरफोर्स के अब तक के इतिहास में कि जब फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इतनी ऊंचाई पर किया गया। उस ऊंचाई पर एयर डेंसिटी अलग होती है। MiG-21, MiG-23 विमानों की परफॉर्मेंस सुस्त हो जाती है। निशाना लगाने में या आपकी कैलकुलेशन में छोटी सी गलती भी हथियार को पूरी तरह से खराब कर सकती है। या तो आप लक्ष्य को मारने में कामयाब होते हैं या फिर चूक जाते हैं। ये पहली बार था कि हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस और रीकैलकुलेशंस करनी पड़ी, क्योंकि ऐसी कोई बैलिस्टिक टेबल नहीं है जो इस ऊंचाई पर टारगेट को पूरा कर सके। और ज्यादा चिंताजनक बात थी दुश्मन के बारे में ठोस खुफिया जानकारी की कमी। हमें कोई जानकारी नहीं थी कि बंकर कैसा दिखता है, दुश्मन के पास किस प्रकार के हथियार हैं। हमारे पास कपड़े नहीं थे और हम एक्लिमेटाइज नहीं थे। हमें ये समझ आया कि अगर आप इजेक्ट होते हैं और 14-15 हजार फीट पर उतरते हैं बिना एक्लिमेटाइजेशन और बिना कपड़ों के, तो आप वैसे भी मर जाएंगे। खतरों के बावजूद इंडियन एयरफोर्स जीतने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही थी। हम सभी ने वायुसेना इस उम्मीद से ज्वाइन किया कि अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन हम अपने देश के लिए लड़ सकेंगे। जब मैं अपने मिशन से वापस लौट रहा था तब मेरे इंजन में खराबी आ गई। वो कानों को चीर देने वाला सन्नाटा था। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूं। मैं केवल प्रार्थना कर रहा था कि उसका इंजन ठीक हो जाए। मुझे एहसास हुआ कि विमान तेजी से जमीन की तरफ जा रहा है और मैं पहाड़ से टकराने वाला था और मैंने जेट कर लिया। इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन स्क्वाड्रंस ने हमले की शुरुआत की। खुफिया जानकारी अधूरी थी। ये पायलट इतनी ऊंचाई पर युद्ध लड़ रहे थे जो दुनिया की किसी भी वायुसेना ने पहले कभी नहीं लड़ा था। मैं हूं ग्रुप कैप्टन नचिकेता। 2017 में भारतीय वायुसेना से रिटायर हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और मैं लगभग 8 दिनों तक युद्धबंदी रहा और फिर मैं भारत वापस लौट आया जून 1999 में। पहले दिन मौसम बहुत खराब था, दूसरे दिन मौसम ठीक रहा, पर साथ ही एक बुरी खबर भी आई। वुल्फ पैक स्क्वाड्रन मिशन के लिए तैयार हो रहा था। उस समय के सबसे भारी जेट्स में से एक MiG-27 पर सवार होकर MiG-27 पर हथियार लोड करने के बीच उनका लक्ष्य बदल दिया गया। नया लक्ष्य था मंथो ढालो, जो था दुश्मन का गढ़। हमें पता था कि यह लक्ष्य बहुत कड़ी सुरक्षा में होगा और हमें यकीन था कि वो मिसाइल्स या शोल्डर लॉन्च मिसाइल्स वहीं रखेंगे। वुल्फ पैक अपने कमांडिंग ऑफिसर से एक आखिरी ब्रीफिंग के साथ हवाई यात्रा करने के लिए तैयार हुआ। अगर आप बार बार हमला करते रहते हैं तो आप बचाव पक्ष को सतर्क रहने का समय दे रहे हैं और फिर उनका आप पर हमला करने की अधिक संभावना है। इसलिए पायलट से कहा गया कि वो केवल पहली बार हमला करें और दूसरी बार हमला ना करें। ब्रीफिंग में 4 MiG-27 फाइटर पायलट्स थे। 2 विमान बम लेकर चल रहे थे और 2 रॉकेट से लैस। ब्रीफिंग में रिकॉनेसेंस टीम के पायलट भी शामिल थे, जिनका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कर रहे थे।
ब्रीफिंग के बाद मैंने कहा चलिए नाश्ता करते हैं। आहूजा सर ने कहा नहीं, पहले मिशन फिर नाश्ता। कुछ ही मिनटों में शक्तिशाली प्लेन्स हवा में उड़ान भर चुके थे। हम सभी ने लगभग 11 बजे उड़ान भरी। सबसे पहले 2 MiG-27 बॉक्सर 1 और 2, उसके बाद हाइना 1 और 2। एयर डिफेंस MiG-29 दे रहे थे जो अवंतीपुर से आ रहे थे। हम घाटियों के माध्यम से नेविगेट करते हुए और पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए अपने प्रारंभिक स्थान तक पहुंचे। पहले 2 MiG-27 ने अपने लक्ष्य पर बड़ा विस्फोट करने वाले बम गिराए। धमाके ने काफी तबाही मचाई थी और बाकी 2 मिग से लक्ष्य को घेर लिया गया। मैं लक्ष्य को पहचान नहीं सका, इसलिए मुझे अपना हमला छोड़ना पड़ा और बाहर निकलना पड़ा और मैं आईपी की ओर वापस चला गया। जब तक मैं आया धुआं छट चुका था और मैं टारगेट को साफ साफ देख पा रहा था, तो मैंने फायरिंग की। जब मैंने रॉकेट से अपनी फायरिंग फिनिश की तो मैंने उसे बताया कि अब टारगेट दिखाई दे रहा है। उस वक्त मैंडो वापस मुड़कर अपनी ड्रॉप के लिए आए। स्क्वाड्रन लीडर मंदो कोट इस बार हमला करने के लिए वापस आए और निशाना साधा। उनके नंबर 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता उनके पीछे पीछे आ रहे थे। मैंने अपनी गन से फायर किया और जब मैं अपने मिशन से वापस लौट रहा था तब मेरे इंजन में खराबी आ गई। मुझे उसकी कॉल मिली, मांडो नची इंजन फ्लेम आउट रीलाइटिंग। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि शायद इस ऊंचाई पर रॉकेट फायर करने की वजह से उसके इंजन में फ्लेम आउट हुआ है। इंजन जिसे जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी वो बंद हो गया। उस ऊंचाई पर हवा की भारी कमी थी। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें इंजन को फिर से चालू किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी ऊंचाई की जरूरत होती है। वो कानों को चीर देने वाला सन्नाटा था। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूं। मैं केवल प्रार्थना कर रहा था कि उसका इंजन ठीक हो जाए। इंजन ने काम करना शुरू किया और मैं इंजन रिले की लगभग हाफ स्टेज तक पहुंच पाया। तब मुझे एहसास हुआ कि विमान तेजी से जमीन की तरफ जा रहा है और मैं पहाड़ से टकराने वाला था। मेरे पास विमान छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने अपने लीडर मैंडो को कॉल किया, नची इजेक्टिंग, और मैंने इजेक्ट कर लिया। ये एक झटका था। फाइटर पायलट का आखिरी विकल्प होता है इजेक्शन, जब उसे अपना विमान छोड़ना पड़ता है। एयरक्राफ्ट से पंच आउट करने के कुछ सेकंड्स के बाद मैंने अपने एरोप्लेन को आग के गोले में बदलते हुए देखा और वो साइड की पहाड़ी से टकरा गया। मैंने चारों ओर देखा। मैं उस जगह को देख सकता था जहां उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मन तो ढालो बाउल से काला धुआं उठ रहा था, मुझे वो नहीं दिखा। सबसे पहले जमीन पे आने के बाद मैंने इस सिचुएशन को समझने की कोशिश की कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। क्या ये दुश्मन का ही कोई इलाका है या अपने देश का हिस्सा? स्क्वाड्रन लीडर मंदो कोट और ऊंचाई पर गए और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के इंजेक्शन की खबर एयरफोर्स बेस तक पहुंचाई। एक कॉल आई आरटी पर, हाइना 1। मैंने कहा हाइना 2 तैयार हो जाओ और बैडो को बताओ कि हम हाइना 2 को जमीन पर कवर दे रहे हैं। हम 10 मिनट तक मुकाबला कर सकते हैं, हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। बाइडो वो बेस एयर डिफेंस अधिकारी है जो उस स्टेशन से युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, वो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो मैंने बाइडो को हॉटलाइन पर बताया और उन्होंने कहा रॉजर। एयरफोर्स ने युद्ध में अपना पहला लड़ाकू विमान खो दिया था। रनवे के एक छोर पर स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा अपने MiG-21 में इमरजेंसी रेडियो ट्रांसमिशन को चुपचाप सुन रहे थे। वो लाइन पर थे जब मंडू कोट ने रेडियो पर कॉल किया और पूछा कि मेरा साथी इजेक्ट कर चुका है और मेरे पास फ्यूल कम है, क्या कोई आकर मेरी जगह ले सकता है? स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और उनके नंबर 2 फ्लाइंग ऑफिसर PG रेड्डी ने तुरंत नचिकेता के इजेक्शन स्थल की ओर उड़ान भरी, रास्ते में स्क्वाड्रन लीडर मंडो कोट को पार करते हुए। जब उसने मेरी फ्रीक्वेंसी पर स्विच किया तो मैंने उसे सलाह दी कि वहां कई मिसाइलें हैं, कम ऊंचाई पर ना जाएं। और फिर मैंने श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर स्विच किया और वापस लैंड कर लिया। और मैं ATC की ओर भागा और जब मैं ATC पे पहुंचा तो मैंने उसे
वापस आने के लिए कहा, पर बदकिस्मती से आहूजा मेरे रेडियो टेलीफोन की पहुंच से बाहर थे। आहूजा नचिकेता का पता लगाने नीचे उतरे तो दुश्मन की गोलाबारी की सीमा में आ गए और घायल हो गए। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने अंतिम क्षण तक अपने विमान को चलाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। उड़ान के वक्त उसने भारत की ओर मुड़ने के बजाय, जो लगभग 120 डिग्री का मोड़ होता है, उसने 60 डिग्री का मोड़ लिया मरोल की तरफ, जहां इंडस नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आहूजा को इजेक्ट करना पड़ा, लेकिन वो नचिकेता की तरह लकी नहीं थे। हम दोनों ने एक ही एयरबेस से उड़ान भरी, दोनों का एक ही मिशन था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने जेट किया, उसके 15 से 20 मिनट के बाद आहूजा सर ने जेट किया। मैं बच गया, पर सर नहीं। युद्ध के तीसरे दिन तक चोटियों पर भयंकर युद्ध हो रहा था। भारतीय सेनाएं लगातार जवाबी हमले कर रही थीं। अपने चारों ओर मृत शरीर देखना, ऊपर से भारी बम गुजरना और 5140 से लगातार गोलीबारी होना, मुझे एहसास हुआ कि मेरे आदेश पर लोग मारे जाएंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को पाकिस्तान ने 8 दिनों तक युद्धबंदी बनाए रखा। इस बीच कारगिल युद्ध जारी रहा। युद्ध के तीसरे दिन तक चोटियों पर भयंकर युद्ध हो रहा था। भारतीय सेनाएं लगातार जवाबी हमले कर रही थीं। सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक टोलोलिंग और पॉइंट 5140 की चोटियों पर लड़ी जा रही थी। दुश्मन के रक्षा लेआउट को तोड़ने के लिए इन चोटियों को जीतना महत्वपूर्ण था। सेना की सहायता भारतीय वायुसेना कर रही थी, जो दुश्मन की भीषण गोलाबारी से जूझ रही थी। मैंने अपने चारों ओर देखा मृत शरीर, सैनिकों के अमर अवशेष जो पिछली रात दुश्मन की गोलाबारी की वजह से हमले में शहीद हो गए थे। कुछ मामलों में पाकिस्तानियों को हमारे सैनिकों को निशाना बनाने के लिए अपने हथियारों और सेना का इस्तेमाल तक नहीं करना पड़ा। तब वो बस बड़े पत्थर और चट्टानों को गिरा देते और हमारे सैनिक मारे जाते। अपने चारों ओर मृत शरीर देखना, ऊपर से भारी बम गुजरना और 5140 से लगातार गोलीबारी होना, मुझे एहसास हुआ कि मेरे आदेश पर लोग मारे जाएंगे। टोलोलिंग की चोटी पर उस दिन जो भारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, उसका एहसास मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए सेना ने वायुसेना से हवाई ताकत का उपयोग करने और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम और संघर्ष को नष्ट करने का अनुरोध किया। तभी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स मी-17 उड़ान भरने लगे। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल को लेकर सतर्क थे। आप मुझसे हेलीकॉप्टर की मांग करते हैं, जो वास्तव में एक सुसाइडल रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप लड़ाई कर रहे हैं वहां हेलीकॉप्टर सेफ नहीं है। उन्हें मीलों दूर से भी देखा जा सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो अपने आप को छिपा सके। सेना प्रमुख और मेरे बीच थोड़ी बहस हो गई थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ऐसा है तो मुझे आपकी हवाई सहायता की जरूरत नहीं है। तो हमारे बीच कुछ इस तरह की बात हुई। मैंने उन्हें कॉल किया और कहा ओके, अपनी सोच के खिलाफ मैं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। सभी चिंताओं के बावजूद मी-17 ने हमले के लिए उड़ान भरी। मी-17 की ताकतवर क्षमता ने उसे उन ऊंचाइयों पर उड़ने वाला एकमात्र सशस्त्र एयरफोर्स हेलीकॉप्टर बना दिया। मैं कोमोडोर अनिल कुमार सिन्हा हूँ और मैं 1999 में 129 नुब्रा वॉरियर्स को कमांड कर रहा था। ये मिशन आप एक तरह से कह सकते हैं कि आत्मघाती था, क्योंकि जब हम जाते हैं तो पता नहीं होता कि क्या होगा, कितने लोग वापस आएंगे। हमारे किसी भी विमान को ऐसे वातावरण में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी हमें कुछ तो करना ही था। विंग कमांडर अनिल सिन्हा और उनकी टीम ने मी-17 हेलीकॉप्टर्स को मॉडिफाई किया। हाथ में पकड़े जाने वाले जीपीएस लाए गए। हेलीकॉप्टर पर आर्मर प्लेटिंग लगाई गई।
और काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम या फ्लैज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन 8 में से केवल 5 मी-17 हेलीकॉप्टर्स में ही आर्मर प्लेट्स और फ्लैज थे। विमान में लगाए गए उपकरणों के अलावा कुछ और भी चीजें थीं, जिनकी मेरे हिसाब से कभी भी जरूरत पड़ सकती थी। इनमें से एक थी बुलेट प्रूफ जैकेट और इसके अलावा था हैंडबैंड, बुलेट प्रूफ पटका, जिसे आप आमतौर पर सेना के जवानों के पास देखते हैं, और साथ ही AK-47 राइफल्स। 28 मई की सुबह मी-17 हेलीकॉप्टर्स रनवे पर तैयार खड़े थे, दुश्मन के कब्जे वाले शिखर पॉइंट 5140 में घुसने के लिए, जो टोरो लिंक के ठीक आगे था। माहौल और जज्बा ऐसा था कि युवा जाने को बहुत ज्यादा उत्साहित थे। एक अलग ही जोश भरा माहौल था। हर कोई जोश से भरा हुआ था, हाथ उठा रहा था, थम्स अप बोल रहा था और जय हिंद के नारे लगा रहा था। प्लान था टोरो लिंक के ऊपर उड़ान भरकर पॉइंट 5140 पर हमला करना। सबसे पहले लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे, दुश्मन पर हमला कर और उन्हें बंकरों में छिपने पर मजबूर कर देंगे। दुश्मन के कमजोर होने के बाद हेलीकॉप्टर धीमे लेकिन सटीक वार के लिए आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य यह था कि जब दुश्मन का सर झुका हो तो उसको प्रतिक्रिया और मुकाबला करने के लिए बहुत कम समय मिले, ताकि हम उसे सरप्राइज कर सकें। हर मी-17 हेलीकॉप्टर में 128 रॉकेट लोड किए गए थे, लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले एक समस्या खड़ी हो गई। सुबह जब हम सभी लोग रनवे पर खड़े थे, मेरा विमान खराब हो गया और स्क्वाड लीडर पुंडीर और मोहलीन के विमान भी खराब हो गए। तो मैं दूसरे विमान में चढ़ गया। रनवे पर ही हमने विमान बदले और इस तरह पुंडीर और मोहलीन ने भी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनको जो दूसरा हेलीकॉप्टर मिला उसमें CMDS नहीं था। CMDS या फ्लैज का न होना स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंदीर और उनके क्रू के लिए जोखिम भरी बात थी। इसके बावजूद टीम ने हेलीकॉप्टर में चढ़ना शुरू किया। हालांकि रनवे पर हुई देरी से उन्हें महत्वपूर्ण समय गंवाना पड़ा, वही समय जो उन्हें सुरक्षित वापस लाने में मददगार साबित हो सकता था। जैसे ही हेलीकॉप्टर टोलो लिंक के पास से गुजरे, दुश्मन बाहर आया और गोलीबारी शुरू कर दी। मी-17 हेलीकॉप्टर सीधे दुश्मन के अड्डे में जा पहुंचे थे। जैसे हम छोटे से कैमरे से हम दोनों फिल्मिंग भी कर रहे थे उसमें, बाद में हमने देखा कि उसमें 17-18 मिसाइलें हम पर फायर हुई थी। आप इन स्टिंगर्स को देख सकते हैं। मैं गिन सकता हूं 6-8 जो निश्चित हमारे पास से गुजर रही थी। मिसाइल्स के लगातार हमलों के बावजूद मी-17 हेलीकॉप्टर्स ने अपने लक्ष्य पर सटीक हमला जारी रखा और दुश्मन के बेसेस को तबाह करते गए। लेकिन जैसे ही वो श्रीनगर बेस की ओर लौटने लगे, उन्हें एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी ट्रांसमिशन मैसेज मिला। मैंने सुना राइट इंजन ऑन फायर, राइट इंजन ऑन फायर। यह संकेत था कि किसी पर हमला हुआ है, क्योंकि मिसाइल विमान में लगी थी सीधे दाएं इंजन में जाकर। यह एक हीट सीकिंग मिसाइल थी। मैंने हमारे गनर से पूछा कि भाई हुआ क्या। उसने कहा हमारा विमान, उसका मतलब था कि हमारे फॉर्मेशन का एक विमान निशाना बना, तो पीछे जो एयरक्राफ्ट था उस पर हमला हुआ। मैंने फिर पूछा क्या हुआ, तो वो बोला सर मिसाइल हिट लग रहा है कुछ। फिर मैंने पूछा बचने की कुछ संभावना है, तो वो बोला सर पूरा ब्लास्ट हो गया है और मुश्किल है, कुछ लग नहीं रहा। वो हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंदीर का था, जिसमें फ्लेयर्स नहीं थे। तीसरे दिन के अंत तक भारतीय एयरफोर्स ने 3 विमान खो दिए थे और 28 मई को भारतीय वायुसेना ने उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया। उन 2 हादसों के होने के बाद हमें समझ आया कि क्या करना जरूरी है और उसके बाद हमने सावधानी से कदम उठाए। जंग में मिराज 2000 का शामिल होना रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि युद्ध अब और भी भयंकर और खूंखार होने वाला था।
मिराज अब एक स्ट्राइक फोर्स के रूप में युद्ध में प्रवेश कर रहे थे, पासा पलटने के लिए तैयार। मैंने अपनी टीम से कहा, हमें यहाँ खास तौर पर भेजा गया है, हमें खुद को साबित करना है। हम यहाँ बदला लेने और हालात को अपने कब्जे में करने आए हैं। सन 1999 में मिराज भारतीय वायुसेना का एकमात्र फ्लाई बाय वायर मल्टी रोल फाइटर था जो प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स फायर करने के काबिल था। लेकिन इसके ओरिजिनल फ्रेंच 1000 kg मात्रा लेजर गाइडेड बॉम्ब्स बहुत बड़े थे और बहुत महंगे भी, कारगिल जैसे स्मॉल टारगेट्स के लिए इस्तेमाल होने के लिए। सीमा से बेहद दूर भारत में एक व्यक्ति दूसरा हथियार खोजने के एक अलग मिशन पर था। मैं एयर मार्शल अहलूवालिया हूँ। मैं ग्वालियर एयर बेस के लिए जिम्मेदार था, जहां मिराज 2000 एयरक्राफ्ट तैनात थे। ग्वालियर एयरबेस युद्ध स्तर पर काम कर रहा था और उसने अपने एक टेस्ट पायलट को इस प्रयास का नेतृत्व करने के लिए बुलाया। तो मुझे एक कॉल आया, मुझे बताया गया कि हमें लाइटनिंग पॉड को ऑपरेशनल बनाना है, जो उस समय तक अंडर टेस्टिंग था। इजरायली लाइटनिंग पॉड एक एड ऑन मैकेनिज्म फाइटर प्लेन को लेजर के उपयोग से सटीक बमबारी की क्षमता प्रदान करता है, दिन और रात दोनों समय। एयर ऑफिसर कमांडिंग अहलूवालिया चाहते थे कि लाइटनिंग पॉड्स को रिकॉर्ड समय में ऑपरेशनल किया जाए। युद्ध में कोई अगर मगर नहीं होता, केवल एक विजेता होता है और आपको वही विजेता बनना है। ऐसा करने के लिए कभी कभी आपको ऐसी चीजों में सफल होना पड़ता है जो असंभव लगती है। लाइटनिंग पॉड पर पिछले 2 वर्षों से ट्रायल्स चल रहे थे। इजरायली पॉड को मिराज के फ्रेंच सॉफ्टवेयर के साथ सिंक करना आसान काम नहीं था। ये टीम कुछ करने में विश्वास रखती है, उन्हें खुद पर विश्वास था, उन्हें अपने प्रोफेशनलिज्म पर विश्वास था और उन्होंने ये किया क्योंकि वो जानते थे कि कई जिंदगियां दांव पर लगी थी। ग्वालियर एयरबेस पर इस समस्या को हल करने के लिए 2 तकनीकी टीमें दिन रात काम कर रही थीं। टीम 1 इजरायली पॉड को फ्रेंच मिराज सॉफ्टवेयर के साथ सिंक करने पर, जबकि टीम 2 फ्रेंच मात्रा बॉम्ब का विकल्प खोजने पर काम कर रही थी। ग्वालियर में हमारे पास बहुत ही समर्पित इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस थे जो दिल से काम करते थे और उनके नए आविष्कारों और मिशंस को पूरा करने के उनके नज़रिए से ग्वालियर में बहुत सारे कामों को अंजाम दिया गया। टीम ने एक सामान्य 450 किलो डम बॉम्ब को स्मार्ट लेजर गाइडेड बॉम्ब में बदल दिया। इसमें अमेरिकन पेव वे 2 किट को आगे और पीछे फिट करना पड़ा। आगे की तरफ लेजर रिसीवर लगाया गया, जबकि पीछे कंट्रोल सिस्टम फिट किया गया जो बॉम्ब को लक्ष्य तक ले जाने का काम करेगा। भारतीय वायुसेना के पायलट्स, इंजीनियर्स, पूरी टीम तुरंत निर्णय लेने और काम करने में जुटी हुई थी। इस युद्ध को सर्दियों से पहले खत्म करना जरूरी था। पाकिस्तानियों को वापस भेजना था और उनकी सप्लाई चेन्स को तोड़ना था। सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर टेक्निकल टीम ने 4 मिराज विमानों में इजरायली लाइटनिंग पॉड फिट कर दिए। इसके बाद टीम राजस्थान के रेगिस्तान में इसका परीक्षण करने के लिए रवाना हुई। वेव वे 2 एक किट थी, एक लेजर किट जो बॉम्ब के साथ जोड़ी गई थी। ये अमेरिकन थी, वो बॉम्ब भारत में ही बना था। लेजर डेजिग्नेशन पॉड वो इजरायली था, विमान फ्रांस का था और पायलट भारतीय। इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ना वाकई शानदार था। टेस्ट सफल रहा और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स को अब विश्वास हो गया था कि मिराज एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लाइटनिंग पॉड से कुछ ही दिनों में बड़ा बदलाव आया।
एक छोटे मिशन के दौरान लिटनिंग पॉड के कैमरे ने सटीक निशाना लगाया। इसने पाकिस्तान के एक गुप्त लॉजिस्टिक बेस को पकड़ा। मंतो ढालो, एक मायावी मदर बेस। मुंतो ढालो में क्या था, ये जगह कितनी महत्वपूर्ण और रणनीतिक थी, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं था क्योंकि उस समय कोई विशेष खुफिया जानकारी उपलब्ध नहीं थी। ये बेस कहाँ था? इसे कैसे ढूंढा जाए? कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। कोई मिशन इस कैंप का पता लगाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था और हमारे सॉर्टी भी मुंतो ढालो की दिशा में जा रहे थे। हमने इसे सर्च एंड स्ट्राइक कहा। हमने उस क्षेत्र में बमबारी करने के लिए कई विमानों को भेजा था, लेकिन प्रभावी रूप से कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था। हम दिन प्रतिदिन उड़ान भर रहे थे। इस कैंप का कोई संकेत नहीं मिला था जब तक 15 जून का वो ऐतिहासिक दिन नहीं आया। कैमरा ने एक बड़े दुश्मन बेस को पहचान लिया, मंतो ढालो लॉजिस्टिक्स कैंप। हमने कम से कम 2 या 3 बार रिवाइंड किया, हम इसे पहचान नहीं पाए और चौथी बार हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो एक कैंप जैसा लग रहा था। हमने इसे फ्रीज किया, जूम इन किया और देखा कि ये सिर्फ बर्फ और चट्टाने नहीं है, वहाँ कुछ है, वहाँ कोई हलचल है जिसने ये ट्रैक्स बनाए हैं। लॉजिस्टिक्स मदर बेस पाकिस्तानियों की सेना को उस क्षेत्र में खाने की सामग्री और गोला बारूद की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित कर रहा था। पूरे बटालिक सेक्टर को इस हेडक्वार्टर से सपोर्ट मिलता था और मुझे आज भी याद है हम कितने एक्साइटेड थे जब हमने डिसाइड किया था यही हमारा वो कैंप है। भारतीय वायुसेना के उच्च कमान से निर्देश स्पष्ट थे। मिराज विमानों को अगले 24 घंटों में पाकिस्तान के कड़ी सुरक्षा वाले कैंप को नष्ट करने का आदेश दिया गया। दूसरी ओर F-16 थे, तो अगर हम LOC के पास लक्ष्य के करीब थे और F-16 वहां थे, हमने और अधिक एस्कॉर्ट्स की मांग की। MiG-29 और मिराज विमान भी थे, तो हमें सुरक्षा मिल गई। अगली सुबह हमले का हिस्सा बनने वाले 4 लोग काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए बहुत जल्दी टारगेट एरिया के ऊपर गए ताकि दुश्मन को कोई चेतावनी ना मिल सके। लिटनिंग पॉड ने बर्फ से ढके मंतो ढालो बेस पर जूम किया। पॉड ने लक्ष्य को लॉक कर लिया था। अब पाकिस्तान का गुप्त बेस मिराज के निशाने पर था। मैंने रोल किया और टारगेट पर जाकर बम गिराए। मेरा नंबर 2 लगभग 30 सेकंड पीछे था। उसने तीसरे और चौथे बम गिराए। हम सभी ने 250 किलो के बम गिराए और वहां से निकल गए। मैं इस हमले को फिल्माने के लिए एक और विमान से गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि टारगेट नष्ट हो चुका है। वही लक्ष्य जिसे पहले एक हलचल भरे कैंप के रूप में देखा गया था, जहां वाहन चलते हुए और लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ ही सेकंड में वहां सब काला पड़ गया। वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। भारतीय वायुसेना ने हमला किया और जोरदार हमला किया। दुश्मन की लॉजिस्टिक सप्लाई पूरी तरह से रुक गई। पाकिस्तान का लॉजिस्टिक मदर बेस नष्ट कर दिया गया था। उनके हथियार, उनका गोला बारूद, उनकी सप्लाई सब नष्ट हो गई और मंतो ढालो में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। एक सफल हमला था, शायद पूरे कारगिल ऑपरेशंस का सबसे सफल हमला। संसाधन पश्चिम की ओर कम हो गए, जहां उनकी सप्लाई की जा रही थी। ये एक अहम मोड़ था। इससे युद्ध छोटा हो गया, नहीं तो पाकिस्तानी वहां और ज्यादा समय तक टिके रहते। लिटनिंग पॉड के कैमरा ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी। अब बारी थी मिराज के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की, जो हम भूमिका निभाने वाले थे। उनका पहला लक्ष्य था दुश्मन का मजबूत किला टाइगर हिल। पाकिस्तानी सैनिक इस चोटी पर जमे हुए थे, जो क्षेत्र में सबसे ऊंची थी, 16,700 फीट की ऊंचाई पर। इस चोटी से दुश्मन को NH-1A पर पूरी तरह से नजर रखने का फायदा मिल रहा था। और क्योंकि वो उस ऊंचे स्थान पर थे,
वो वहां से हमारे द्रास एरिया में मौजूद सैनिकों पर गोलीबारी सटीक रूप से कर सकते थे। भारतीय सेना टाइगर हिल को फिर से कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इलाका बेहद कठिन और घातक था। टाइगर हिल के दोनों तरफ की ढाल बहुत खड़ी थी, इसलिए सामने से उस पर हमला करना बहुत ही मुश्किल था। ये भारतीय सेना के लिए एक मिशन इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब एक पेट्रोल ऊपर चढ़ती उसे पाकिस्तानी सैनिकों का सीधा सामना करना पड़ता। इसीलिए इसे नष्ट करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। टाइगर हिल पर दुश्मन को नष्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना को सटीकता और शक्ति की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने नए लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को चुना। भारत इनका उपयोग इतिहास में पहली बार करने जा रहा था। दाव बहुत ऊंचे थे और एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट ने इस ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। बिना किसी प्लानिंग के अचानक ही मैंने आदमपुर में लैंड किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ और मैं विमान उड़ाने वाला हूँ। उन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। शुरुआत में हम नहीं चाहते थे कि वो उस खतरनाक इलाके में हो। उन्होंने कहा क्या हुआ चीफ, देखिए आप उड़ा नहीं सकते हैं, ये ऑपरेशन क्षेत्र है, कोई उस तरफ से आ सकता है। मैंने कहा हाँ, लेकिन हम LOC को पार नहीं कर रहे हैं। वो उड़ना चाहते थे, उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं था। ये गंभीर मामला था, क्योंकि वायुसेना प्रमुख का युद्ध में भाग लेने का सवाल ही नहीं था, जहां उन्हें मार गिराया जा सकता था। लेकिन इन सभी पहलुओं पर विचार किया गया और हमने हर संभावना के बारे में बात की। लेजर ने फायर करना शुरू कर दिया और हमने बस काउंटडाउन किया। 2 सेकंड लगे और धमाका हुआ। टाइगर हिल कैंप धमाकों से गूंज उठा। 26,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराकर यह अद्भुत उपलब्धि हासिल की गई। जून सन 1999 जैसे ही सुबह हुई, मिराज विमान ऐतिहासिक उड़ान भरने के लिए निकल गए। हम मौसम साफ होने की पुष्टि करने के लिए थोड़ा पहले ही निकल गए थे। हम लगभग 6:45-6:50 तक जनरल टारगेट एरिया के करीब पहुंच गए थे। मैं नेतृत्व करने वाले सबसे आगे के विमान में था। नंबर 2 में थे नाम्बी और मोनिश, और नंबर 3 में बेशक थे बड़े चीफ और हमारे CEO विंग कमांडर छाबड़ा। हम टाइगर हिल साफ देख सकते थे, क्योंकि आर्मी ने ग्राउंड पर फ्लेयर जलाए थे और टारगेट्स की बहुत अच्छी तरह से मार्किंग की हुई थी। 50 मील दूर से भी आप फ्लेयर को देख सकते थे और हमें पता था कि हमें कहां जाना है। दिन साफ था, लक्ष्य पहचान लिया गया था, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। लेजर पॉड्स ने लक्ष्य को लॉक कर लिया। मिराज हमला करने को तैयार हो गए। हम 2 अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे, इसलिए हमने विमानों की अलग अलग ऊंचाइयां बनाए रखी। हमें अपनी गति बढ़ानी पड़ी ताकि बम को अधिकतम दूरी और काइनेटिक एनर्जी मिले, ताकि वो अधिकतम प्रभाव के साथ गिरे। मैंने ट्रिगर दबाया और बॉम्ब निकल पड़ा। हम इसे महसूस कर सकते थे। विमान अचानक हल्का हो गया। पायलट्स जानते थे कि लेजर पॉड्स उन्हें निराश नहीं करेंगे। लगभग 30 सेकंड बाद दूसरा जेट भी लक्ष्य पर वार कर चुका था। लगभग 30 सेकंड बाद विंग कमांडर नाम्बियार दूसरी तरफ से आए और हम दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। मतलब हम लोग कुछ इस तरह से निकले होंगे। लेजर ने फायर करना शुरू कर दिया था। हम इसे स्क्रीन पर देख सकते थे और हमने बस काउंटडाउन किया। उस काउंटडाउन के बाद 2 सेकंड लगे, वो 0 तक पहुंचा और धमाका हुआ। मैंने अपनी खुली आंखों से देखा। मैं पीछे
रियल कॉकपिट में बैठा था और अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। एक जोरदार रोशनी दिखाई दी। जैसे ही लेजर गाइडेड बॉम्ब्स अपने निशाने पर लगे, मानो धरती हिल उठी। दुश्मन के डिफेंसेस कमजोर हो गए थे। जल्द ही जमीन पर सेना आगे बढ़ने लगी। लिटनिंग पॉड्स की वजह से निशाने सटीक लगे। टाइगर हिल कैंप धमाकों से गूंज उठा। भारतीय वायुसेना ने वो कर दिखाया जो अब तक दुनिया की किसी और वायुसेना ने नहीं किया था। 26,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराकर ये अद्भुत उपलब्धि हासिल की गई। जैसे ही हमने लैंड किया, हमने फिर से टेप चलाया और तभी हमें एहसास हुआ कि हथियार कितने सटीक थे और उन्होंने निशाने पर सटीक वार किया था। असल में फिल्म दिखाती है कि सेना के लोग ढलान पर दौड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने विमानों की आवाज सुनी थी और जहां भी वे दौड़ते बम वहीं गिरने वाला था। हमने देखा कि बॉम्ब ठीक उसी जगह गिरा जहां सेंगर था, जो पाकिस्तानी सेना का एक कमांड हेडक्वार्टर था। बम ने उसे सही और सटीक तरीके से मारा। हम हाईवे को खोलने में सफल हुए क्योंकि उस समय वो एक चोक पॉइंट बनता जा रहा था और टाइगर हिल को साफ करने में एक और हफ्ता लगा। पर इसने एक बड़ा फर्क डाला क्योंकि ये सबसे कठिन हमलों में से एक होने के बावजूद हमने बहुत कम लोगों को खोया। ये पहली बार था जब हमने एक स्मार्ट हथियार दागा था और कह सकते हैं गुस्से में, और हम सफल रहे। तो हाँ, ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पल था। एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर जो प्रयास किया वो शानदार था। इसने हाई ऑल्टीट्यूड पर लड़े जाने वाले युद्ध की कला को न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई परिभाषा दी। बैटलफील्ड में भारतीय वायुसेना को रोका नहीं जा सकता था। वो काक्सक क्षेत्र, मुश्को घाटी, त्राश और बटालिक सेक्टर में निशानों पर सटीक वार कर रहे थे। पाकिस्तानी वायुसेना ने सीमित भूमिका निभाई, शायद इसलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास उनके खतरे का मुकाबला करने के लिए काफी तरीके थे। पाकिस्तान जानता था कि वो इस युद्ध को जारी नहीं रख सकेगा। वो भारतीय क्षेत्र में अपनी वायु शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि इससे युद्ध की काफी बढ़ोतरी होती और पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तानी वायुसेना कभी युद्ध में शामिल नहीं हुई। भारतीय वायुसेना ने बहुत मेहनत की। निरंतर रात के हमलों ने पाकिस्तानी सेना को अंतिम झटका दिया। जितने बम और मिसाइलें गिराई जा रही थी, उनकी संख्या ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा और वो ठीक से सो नहीं पा रहे थे। अगर आप नहीं भी मारे जाते, लेकिन बम आपके पास सिर्फ 25 गज दूर गिरता है, तो भी आप हिल जाओगे। आप उन्हें फिजिकली उस जगह से बाहर नहीं निकाल सकते। आपको उनके दिमाग के साथ खेलना था। इसका मानसिक प्रभाव पाकिस्तानी सेना पर पड़ा। इसका मानसिक प्रभाव पाकिस्तान के पूरे देश पर पड़ा क्योंकि पाकिस्तानियों ने महसूस किया कि स्थिति सच में बहुत गंभीर है। रात की बमबारी ने पाकिस्तानी सेना के लड़ने की इच्छा शक्ति को तोड़ दिया और 12 जून को घबराए हुए पाकिस्तान ने अपने विदेश मंत्री सरताज अजीज को भारत भेजा। सबसे पहली बात सरताज अजीज ने कही कि एयरफोर्स का इस्तेमाल न किया जाए। एयरफोर्स ने लड़ाई को जल्दी खत्म करने में मदद की। अगर इसे तैनात नहीं किया जाता तो शायद ये युद्ध हफ्तों और महीनों तक चलता। मुशर्रफ भली टैक्टिकली ब्रिलियंट थे लेकिन स्ट्रेटेजिकली बेवकूफ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो कारगिल जैसा कुछ कर सकते हैं और भारत न तो अपनी हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल करेगा और न ही अपनी एयरफोर्स, और इसी कारण पाकिस्तान नाकामयाब रहा। एयरफोर्स प्लेन्स कारगिल के युद्धग्रस्त इलाकों में उड़ते हुए अपनी सेना के भाइयों को जमीन पर लड़ते हुए देख रहे थे। हर बार जब ये विमान ऊपर आते, जमीन पर तैनात सैनिक मुस्कुराते और उत्साहित हो जाते, ये सोचकर कि उन्हें वायुसेना का समर्थन है। जमीन पर सेना की तरह एयरफोर्स ने भी स्वतंत्रता की कीमत चुकाई। किसी भी तरह की स्वतंत्रता के लिए आपको अपना खून और बलिदान देना पड़ता है, वरना वो हमेशा के लिए नहीं बनी रहती। आपको अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़ता है, चाहे उसके लिए अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। स्वतंत्रता की कीमत से कोई समझौता नहीं होता। ऐसा करते हुए कई जानें खो जाती हैं। ये हमेशा मेरे मन में आता है कि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा भी वापस आ सकते हैं।
स्क्वाड्रन लीडर पुंडीर, मोहिलन, साहू और प्रसाद, और ये उनकी कुर्बानी है। मैं सल्यूट करता हूं उनकी इस शहादत को। ऑपरेशन सफेद सागर 47 दिन तक चला। इस दौरान वायुसेना ने 6,500 से अधिक उड़ानें भरी, 30,000 सैनिकों और यात्रियों को और 7,700 टन से अधिक सप्लाई पहुंचाई। कारगिल युद्ध 26 जुलाई सन 1999 को समाप्त हुआ, जब भारतीय सेना ने अपने सभी पोस्ट फिर से जीत लिए। मैं कॉकपिट में बैठे युवा पायलटों और उनके कमांडरों को बधाई देता हूं। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। देखिए, आपको याद रखना होगा कि ये पहला युद्ध था जो इतनी ऊंचाई पर लड़ा गया था, और मुझे लगता है कि ये एक पाठ है जिसे दुनिया भर की सभी वायुसेनाओं ने हमसे सीखा है। दूसरी वायुसेनाओं ने हमें बताया कि वो इन ऊंचाइयों पर एयरफोर्स का ऐसा उपयोग पहली बार देख रहे थे। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने अब तक एयरफोर्स का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया था। सभी देश हमें देख रहे थे, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो या फ्रांस। और फिर इस उदाहरण का उपयोग कुछ अन्य देशों में किया गया, खासकर अफगानिस्तान और वैसे ही अन्य स्थानों पर। ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय वायुसेना के दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की बहादुरी और साहसी आविष्कारों का, जो मिलकर अपने आसमान और अपने प्रिय मातृभूमि की सुरक्षा करने के लिए काम कर रहे थे। ऑपरेशन सफेद सागर में अपनी भूमिका के लिए भारतीय वायुसेना इतिहास में अमर हो गई है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया की किसी भी वायुसेना ने पहले कभी नहीं किया था। हाई ऑल्टीट्यूड पर लड़े जाने वाले युद्ध के लिए एक मार्गदर्शक रूप तैयार किया था और आकाश में एक नया मोर्चा स्थापित किया।